Hello and welcome student to this interactive session for BHU BCom entrance examination। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम डीएनएस एजुकेट ऐप पे लेकर आ गए हैं आपके लिए BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये कोर्स। इस कोर्स में आप जल्दी जल्दी इनरोल कर लो और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है और हम लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाने वाले हैं। आपको मालूम है कि आज का जो ज़माना है, आज का जो सिस्टम है, आज का जो एंट्रेंस का पैटर्न है बहुत कम्पिटिटिव हो चुका है। अगर आप अब मार्केट में वही बच्चे सस्टेन करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे, यानी जिन्होंने पढ़ाई को समझा होगा। अगर आप पढ़ाई को समझोगे नहीं ना, आप नहीं ना समझोगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। जब चार ऑप्शन आपके पास आएंगे ना तो आपको सब ऑप्शन एक जैसा लगेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, बहुत क्लैरिटी से पढ़ाएंगे। हमारे इस कोर्स को लाइक कर दे, सब्सक्राइब दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको बताऊं कि इस कोर्स में हम हर वो इनोवेशन करेंगे, हर वो आसान तरीका, मैं इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स क्रिएट करने वाला हूं कि मैं बता रहा हूं कि इस कोर्स को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये अकाउंटिंग का क्लास नंबर 2 है। ये हमारा अकाउंटिंग का क्लास नंबर 2 है। तो हम लोग इस अकाउंटिंग के पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था सर? अकाउंटिंग के पहले वाले क्लास में हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया था, बराबर ना। अब इस वाले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ेंगे सर? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, पहले मैं एक एक चीज समझाऊंगा ना, एक एक चीज। तुम बस सुनो मेरी बात। तुमको नहीं समझ में आएगा तो बताना, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। पहला एक बात बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? जिसे मैं इंसान हूं, आप इंसान है, हर इंसान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। एक इंसान बहुत स्मार्ट है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। एक इंसान बहुत अच्छा लिखता है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेरे भाई क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है यहां पे कि अकाउंट्स के भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। हाँ सर, पहला है रिलायबिलिटी होनी चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक अकाउंट्स का क्या होना चाहिए? दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या सर? अच्छा, आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा, रिलायबिलिटी का मतलब होता है, मीनिंग होता है भरोसा। सर अकाउंटिंग में भरोसे का क्या काम है सर? सर ये क्या बता, भरोसा ये तो एक सोशल टर्म से, सामाजिक बातें हैं, भरोसा करना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग में भरोसे का क्या काम है? आइए प्रूफ करता हूं। एक बात बताओ, अकाउंटिंग में भरोसे का काम बता रहा हूं, ध्यान समझना। सपोज करो ये आप हो, मैं एक एग्जांपल से इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक दिन अपने पड़ोसी के पास जाते हो और उससे कहते हो कि भैया अपना बाइक जो है आपका, हालांकि बाइक की तरह लग नहीं रहा है लेकिन बाइक ही है ये, अपना बाइक मुझे आज भर के लिए दे दो, मुझे कहीं जाना है, मैं अपना काम करके आऊंगा और आपका बाइक आपको लौटा दूंगा। आपका पड़ोसी कहता है कि अच्छा बाइक तो ले जा रहे हो, पेट्रोल भरवा दोगे ना? तो बोला हाँ हाँ भरवा देंगे पेट्रोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पड़ोसी आपको ऐसे देख रहा है, भरवा दोगे, इसका मतलब आपको अचानक से क्या शक हुआ कि वो मुझ पर शक कर रहा है कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाऊंगा। आप उसका भरोसे को जीतना चाहते हो। अब मालूम है आप क्या करोगे? आप जाओगे बाइक लेकर, यहां पे फ्यूल वाले के पास जाओगे, इससे पेट्रोल भरोगे। पेट्रोल जैसे ही फिल हो जाएगा आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे मालूम है? क्या बोलोगे? आप बताओ क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे कि भैया बिल दे दो, बिल दो, जो तुमने पेट्रोल 100 रुपए का भरा है ना उसका मुझे बिल दो। बिल क्यों चाहिए? क्योंकि जब मुझे आप बिल दोगे ना तो ये बिल लेके मैं जाऊंगा उस इंसान के पास जिसने मुझे शक की निगाह से देखा था। आज मैं उसका भरोसा जीतूंगा। और जब बिल लेकर उस बंदे के पास जाओगे, बताओगे मैंने पेट्रोल भरवाया, तो बंदा बोलेगा हाँ यार ये आदमी तो भरोसेमंद निकला, है ना? है ना? पक्का ना? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक सेकंड इसको इरेज कर लूं मैं। एक सेकंड। अब आप सोचोगे सर कपड़े से क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि डस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है, डस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा। अब आते आगे, सुनना बोलूं? हाँ सर बोलिए। भरोसे का मतलब समझ में आया? भरोसे का मतलब ये है कि जब आपने पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल भरवाने के बाद आप बिल लेकर जब पहुंच जाते हो उस बंदे के पास, तो वो बंदा आप पे भरोसा करता है कि नहीं यार बंदे ने पेट्रोल भरवाया, अब कोई आपके दिमाग में शक नहीं होगा, आपके दिमाग में कोई भी उसके बारे में डाउट नहीं होगा। अकाउंटिंग भी तो यही कहता है मेरे भाई। अकाउंटिंग कहता है कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब सर? सपोज करो आपने गुड्स परचेज किया है 20,000 रुपए का,
यानी आपने गुड सेल किया है 10,000 रुपए का मेरे भाई। तो अकाउंटिंग कहता है कि अगर आपने गुड्स परचेज किया हो या सेल किया हो, जब आप सामान खरीदे हो या सामान बेचे हो, तो खरीदते समय आपको कोई बिल मिला होगा ना। दुकान पे तुम नहीं गए हो कभी, सामान खरीदे हो ना, तो बिल मिलता है ना, बिल जहां लिखा रहता है कितने का सामान है। तो अकाउंटिंग कहता है कि अकाउंटिंग में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में उसका बिल जरूर लगाओ, बिल लगाओ, वाउचर बिल लगाओ भाई। अगर तुम सामान सेल कर रहे हो या सामान खरीद रहे हो तो उस सामान को जो तुमने खरीदा है जिस भी दुकान से, उसका बिल रखो अपने पास। क्यों रखेंगे सर, क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे ताकि कल को कोई इंसान आपसे, ऑडिटर, अकाउंटेंट, मालिक, बिजनेस का मालिक आपसे पूछे कि परचेज किए हो 20,000 का और वो आपको इस निगाहों से देख रहा हो, 20,000 का तुम खरीदे भी हो, आप तुरंत क्या करोगे? बिल लेके वहां पहुंच जाओ। और जैसे ही आप बिल लेके पहुंच जाओगे तो मालिक आपका मान जाएगा कि वाकई 20,000 का सामान खरीदा गया है। अच्छा सर, बात समझ में आ गई। यानी आप ये कहना चाहते हो कि अकाउंटिंग में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में, उसके उस ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए हमारे पास बिल का होना जरूरी है। यानी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बिल का होना जरूरी है। यानी रिलायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया है। हाँ सर, समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास बिल होना चाहिए। आपने घर पे पापा से पैसे लिए कि मैं फ़ोन लाने जा रहा हूं, पापा से 20,000 लेकर गए और आप 12,000 का फ़ोन ला के पापा से झूठ बोलोगे? झूठ बोलना तो बहुत बुरा काम है। हाँ, तो पापा का भरोसा जीतना है ना आपको, तो आप पापा को एक बिल लेकर आ जाओ। पापा ये देखिए, मैंने 10,000 का फोन खरीदा, तो उससे आपका ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आ गया? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड। किससे वेरीफाइड होगा सर? वाउचर से, बिल से। वाउचर बिल पता है ना, वाउचर बिल में क्या डिफरेंस है ये भी मैं समझाऊंगा। पहले आप इतना समझ में आ गया ना कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसको वेरीफाई करने के लिए एक बिल लगा दोगे। इसको बोलते हैं हम लोग रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू अ वाउचर्स बिल। क्लियर है? या थ्रू अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वही वाउचर और बिल। भाई इतना क्यों सोचते हो? इसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्लियर हो गया बच्चे? रिलायबिलिटी समझ में आया अच्छे से? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बताओ ना सर। आगे बताता हूं। दूसरा है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है सर? रेलेवेंस, अरे सर बताता हूं। इसका भी मैं दूंगा एक एग्जाम्पल आपको। मैंने बताया था ना, हमारा जो डीएनए से जो केयर ऐप है, इसका सबसे बड़ी खासियत ये है, और मैं पर्सनली टीचिंग में इस बात का खास ख्याल रखता हूं कि नहीं रटवाऊंगा मैं। नहीं हो पाएगा भाई मुझसे रटवाना, नहीं हो पाएगा, ना आपसे हो पाएगा ना मुझसे हो पाएगा। मैं बस समझाने आया हूं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो। एक एक चीज का बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा मेरे भाई। आप सिर्फ कोर्स को ज्वाइन करो, कुछ भी नहीं, बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा मैं। आप कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। सर रेलेवेंस समझाओ ना सर। रेलेवेंस क्या होता है समझाता हूं। बचपन में स्कूल गए ना आप लोग? स्कूल में आपका टीचर आपसे पूछा व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है? तो आप क्या जवाब दोगे? अच्छा, बहुत से बच्चे होंगे नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। बहुत अच्छा। कुछ बच्चे होंगे सर नाउन मतलब सर जब हम कहीं जाते हैं और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो। क्या बोल रहे हो भाई? टीचर ने नाउन पूछा है तो नाउन का जवाब दो ना। टीचर पूछे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, आप A+B+C का होल क्यूब बता रहे हो। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं ना करता पक्का ना। अब आओ ना, इस एग्जांपल को मैं जोड़ के और बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये आपका बिजनेस है। दिख रहा है ना सबको? हाँ सर दिख रहा है। आपका बिजनेस है।
आपके बिजनेस में एक बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। क्या बोल रहे हैं हम? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर समझते हो? जो आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है। आप एक दिन बिजनेस में बैठे हो, अचानक से दो लोग आते हैं। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन? आपके बिजनेस में वो बंदा पैसा लगाने आया है। क्या लगाने आया है? पैसा लगाने आया है। क्या लगाने आया है? पैसा। अब जब इन्वेस्टर आया आपके बिजनेस में पैसा लगाने, ध्यान से समझना, क्या लगाने? पैसा। अब आप बताओ मुझे, आप सिंपली मुझे बताओ, अब इन्वेस्टर आपके बिजनेस में आया पैसा लगाने। अब इन्वेस्टर पैसा आपके बिजनेस में क्यों लगाएगा? कब लगाए? जब आप उससे क्या बताओगे? क्या बताओगे इन्वेस्टर को? तो इन्वेस्टर को आप बताओगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, हमारे बिजनेस में सेल कितना है, हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है, हमारे बिजनेस में असेट्स कितना है। अगर ये सारी चीजें आप इन्वेस्टर को बताओगे तो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। अब इन्वेस्टर आया, उसे आप बता रहे कि हमारे बिजनेस में लोग चाय पी जाते हैं 5 रुपए का, हमारे बिजनेस में लोग घूमने जाते हैं तो उस ट्रिप में 2000 खर्च हो जाता है, हमारे बिजनेस में पंखा चलाते हैं तो उसका 500 रुपए का। अरे भाई, मेरे इन्वेस्टर को इन सब चीजों से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है सर। क्या कहना चाहते हैं सर? तो मैं तो आपको यही तो कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ सर? रिलेवेंस का मतलब ये हुआ, अकाउंटिंग कहता है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नॉट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द इन्वेस्टर्स। क्या मतलब सर? अकाउंटिंग कहता है कि वो इंफॉर्मेशन जो जरूरी नहीं है उसको मत शो करो, मत प्रेजेंट करो मेरे भाई। अगर इन्वेस्टर आया है तो उसे आप अपना प्रॉफिट बताओ, सेल बताओ, एसेट्स बताओ, वो पैसा लगा देगा। आप उसे अपने चाय का खर्च बताएंगे, पंखे का खर्च बताएंगे, पानी का खर्च बताएंगे तो उससे उसे कोई मतलब नहीं है। यानी अकाउंटिंग का दूसरा रिलेवेंस का मतलब समझ में आया? रिलेवेंस का मतलब होता है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? इररिलेवेंट मतलब कि गैर जरूरी चीजों को प्रेजेंट मत करो किसी के सामने। ना मेरे भाई, किसी को सामने प्रेजेंट मत करो गैर जरूरी चीजों को। जो जिस काम के लिए आया वो उसको वही काम दो। पड़ोसी आपसे आया है कि थोड़ी सी चाय पत्ती मिल जाएगी, आप उसको दूध और चीनी दे रहे हैं, क्या करेगा वो लेकर? आप चाय पत्ती मांगा ना आपसे, तो चाय पत्ती दो ना भाई। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे सर अकाउंटिंग में शो, नहीं प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने। यानी देखो, अकाउंट्स में हर छोटे बड़े ट्रांजेक्शन को हमको लिखना है। चाय का खर्च भी लिखिएगा, पंखे का खर्च भी लिखेंगे, पानी का खर्च भी लिखेंगे। लेकिन जब प्रेजेंट करना, किसी इंसान को बताना होगा, हमें अपने बिजनेस के बारे में, हमें अपने अकाउंट्स के बारे में एक नॉर्मल इन्वेस्टर को, जो इंसान हमारे बिजनेस में पैसा लगाने आ रहा है, उसको बताना है तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करो, बताओगे जो जरूरी है, जो उसके काम का है। रिलेवेंस मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट मत करो। सर समझ में आ गया सर? ओके। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। सर ये समझाओ ना सर ये समझाओ। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हो, उसको इस तरीके से शो करो कि एक आम इंसान भी समझ जाए, अंडरस्टैंड कर जाए। क्या मतलब सर? बचपन में इंग्लिश की बुक पढ़े थे, याद है? कुछ याद है? इंग्लिश की बुक में तुम एक स्टोरी पढ़े तो वहां पे एक वर्ड आ गया, एसासिनेटेड। अब बताओ मुझे, इंग्लिश में एसासिनेटेड का मतलब क्या होता है? पता नहीं है? चोरी पकड़ी गई। चलो कोई बात नहीं। नीचे में देखो, बुक के नीचे लिखा रहता है वर्ड मीनिंग। क्या लिखा रहता है? वर्ड मीनिंग। पक्का ना? याद है ना? हाँ सर बताइए ना। तो एसासिनेटेड का नीचे में, अंग्रेजी की बुक में नीचे में उसका वर्ड मीनिंग लिखा है। यहां पे एसासिनेटेड का मतलब होता है टू किल अ मैन ऑफ हाई पोस्ट। यानी कोई इंसान जो बड़े पद पे है, बड़े पोस्ट पे है, उसको मार देना, उसका मर्डर कर देना, एसासिनेटेड वर्ड। अब आपको समझ में आया ना? यहां इस वर्ड का मतलब अगर मैं नीचे में एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आ गया।
क्यों समझ में आया? क्योंकि मेरा मकसद अंडरस्टैंडेबिलिटी था, वरना मैं इंग्लिश की स्टोरी बुक में असैसिनेटेड लिख के आगे बढ़ जाता। समझते रहो, वर्ड मीनिंग खोजो, डिक्शनरी खोजो। नहीं भाई, अकाउंटिंग कहता है अगर कोई टफ वर्ड है तो उसका मीनिंग नीचे लिख दो। इसका अकाउंटिंग से क्या मतलब सर? सुनना तो सुनो तो इसका अकाउंटिंग से क्या मतलब? हाँ अच्छा, जैसे सपोज करो अकाउंट्स में हमने एक बैलेंस शीट बनाया। क्या बनाया? बैलेंस शीट। आगे पढ़े हो ना 11 12 में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्म में एक लायबिलिटीज होता है, अमाउंट होता है, असेट्स होता है और अमाउंट होता है। नहीं समझ में आया? लायबिलिटीज में हमने लिख दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी। अरे बाप रे, क्या लिख दिया? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब क्या एक आम इंसान को तुम समझा सकते हो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? आप ही बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब एक आम इंसान तो समझ ही नहीं सकता कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता। अगर कोई बाहर से कोई इंसान आपका अकाउंट चेक कर रहा है, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो वो समझना चाह रहा है व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। फंस गया मामला, फंसा मामला ना? समझ में आ रहा है ना? कितना मुश्किल है समझना सर। तो कहता है अकाउंटिंग कहता है कि इसका नीचे में नोट्स बना दो। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेटरी नोट्स। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन। यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज के नीचे एक नोट्स बनाओ। क्या बनाओ सर? क्या बनाओ? एक नोट्स बनाओ और उस नोट्स में बताओ व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझाने की कोशिश करो ना। टफ वर्ड का मीनिंग समझाओ। तो सर क्या मीनिंग होगा सर? तो मीनिंग ये होता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है ऐसा बोझ जो अभी क्लियर नहीं हुआ है। सर क्या बोल दिए सर? आओ ना एग्जांपल देता हूं। इसको लिख दो पेंडिंग ऑर्डर इन कोर्ट। सपोज करो कोर्ट में हमारा कोई मामला चल रहा है, कोर्ट अदालत में हमारा कोई मामला चल रहा है। तो क्या वो मामला अभी प्रूव नहीं ना हुआ है? हो सकता है वो मेरे फेवर में आए या मेरे अगेंस्ट में आए। ऐसे मामले को हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, जो हमारे फेवर में भी आ सकता है और हमारे अगेंस्ट में भी आ सकता है। सपोज करो किसी बिजनेस में मेरे खिलाफ क्लेम कर दिया, कंप्लेन कर दिया 5 लाख के गबन का। किसी बिजनेस ने तुम्हारे कंपनी में क्लेम कर दिया, तुमने 5 लाख का गबन किया है, अब तुम मामला अदालत में चल रहा है। तो हम ये हमारे लिए एक बोझ है ना, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि मैं 5 लाख का गबन किया हूं। ऐसे अब यहां पे लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना? 5 लाख लिख दिए। अब नीचे में बताओ क्या हुआ था, तो लिखोगे कि मेरे ऊपर गबन का केस है। अब देखो एक्सप्लेन कर दिए, मेरे ऊपर 5 लाख के गबन का इल्जाम लगाई, नीचे में लिख दोगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं हो जाएगी। हाँ सर समझ में आ गया सर, सर 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 समझ में आ गया सर। यानी अकाउंटिंग कहता है कि ट्रांजैक्शन को ऐसे लिखो कि समझ में आ जाए। अब आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। कंपेयर, अच्छा कंपेयर मतलब ये आसान है यार, इसको सुनो। कंपेयर का मतलब अकाउंटिंग कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करो। कंपेयर करने के 2 तरीके हैं सर, ईयर टू ईयर, दूसरा तरीका है बिजनेस टू बिजनेस। क्या मतलब सर? क्या मतलब? सिंपल है भाई, सिंपल है, इतना मत सोचो। ईयर टू ईयर का मतलब होता है कि हमारा 2016 में हमारा परफॉर्मेंस क्या था और 2017 में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, बस कंपेयर कर सकते हैं। 2016 में हमारा परफॉर्मेंस क्या था, 2017 में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, इसको बोलते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेयर करना, हमारा सेल कितना था 16 में, 17 में कितना सेल है, प्रॉफिट कितना था 17 में कितना प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 17 में कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। बिजनेस टू बिजनेस भी कंपैरिजन हो सकता है। हमारे बिजनेस का कंडीशन ये, मेरे बगल वाले बिजनेस का कंडीशन क्या है, हमारे बिजनेस का कंडीशन ये, बनारस में एक बिजनेस है उसका कंडीशन क्या है, हमारे बिजनेस का, सेम बिजनेस की बात करो, सेम बिजनेस की कंडीशन क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेबिलिटी। क्या बोलते हैं सर? कंपैरेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, अब लास्ट बचा ना, हाँ 5वां है फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल मतलब क्या होता है? व्हाट इज फेथफुल? ईमानदारी। यानी अकाउंटिंग में कोई भी
ट्रांजैक्शन अगर तुम कर रहे हो तो ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी चीज घपला नहीं करने की कोशिश करो, कोई भी चीज घोटाला करने की कोशिश मत करो। ईमानदारी सर समझाइए ना, एक एग्जांपल सुनिए। कैसी ईमानदारी सर? एक बात बताओ, पूछूं? हाँ सर बताइए। सपोज करो कि साल के आखिर में यानी 31 मार्च को तुमने गुड्स खरीदा 5 लाख का स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीदा? 5 लाख का। कब खरीदा? 31 मार्च को। अब अकाउंटेंट ने सोचा कि यार 31 मार्च को खरीदे ना, ऐसा काम करते हैं कि इसको हम 1 अप्रैल में दिखा देते हैं कि हम 5 लाख का खरीदे 1 अप्रैल में। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है अकाउंटिंग? क्योंकि जब अरे यार 31 मार्च को खरीदोगे तो वो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी हमें बिजनेस में ये दिखाना पड़ेगा कि ये वो माल है जो साल में बिका ही नहीं। अरे नहीं समझे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, हम गुड्स कब खरीद रहे हैं? बोलो ना बोलो ना। 31 मार्च को हम कोई सामान खरीदे, 31 मार्च 2022 को कितने का सामान खरीदे हम लोग? 5 लाख का। अब 31 मार्च का मतलब समझ रहे हो, साल के आखिर में 5 लाख का सामान खरीदे हैं। अब ये हमारा एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वो जो बिका नहीं हमारे पास पड़ा हुआ है। अकाउंटेंट ने दिमाग लगाया, नहीं 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 नहीं, मुझे अपने बिजनेसमैन को खुश करना है, मुझे उसे बताना है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा मैं इसे इस 31 मार्च को मिटा के मैंने इसको दिखा दिया कि हम 1 अप्रैल में खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2022 को, अगले साल। अब तो बिजनेसमैन को लगेगा कि अच्छा ये तो इसी साल का सामान खरीदा हुआ, चलो कोई मसला नहीं, बिका तो कोई बात नहीं। ये है फेथफुल। ईमानदार रहो, जब ट्रांजैक्शन हुआ जितने का हुआ उतना ही रिकॉर्ड करो, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। सर सब समझ में आ गया सर। ये है, देख रहे हैं आप मैं कुछ भी नहीं रटवाया मेरे भाई, कुछ भी नहीं मैं रटवा रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आया? चलिए मैं आपसे 2 3 4 एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। बस एमसीक्यू में ऑप्शन वगैरह नहीं दूंगा, बस हम नॉर्मली कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, नॉर्मली आप उसका आंसर करोगे, पक्का ना? तैयार हो जाइए। प्यारे बच्चों आ गया एमसीक्यू आपके लिए। अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया अब मैं उससे पूछूंगा क्वेश्चन। अब आप इसी क्लास में जवाब दोगे, इसी क्लास में। अगर आपने मेरे क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, आप जवाब दोगे। चलो पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उससे पूछ रहा हूं, बताओ। इन अकाउंटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू अ सोर्स डॉक्यूमेंट। पढ़ाया था ना, अकाउंटिंग में सारा इंफॉर्मेशन जो आप ट्रांजैक्शन लिखते हो वो वेरीफाइड होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जैसे वाउचर से या बिल से। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का यहां शो कर रहा है? बिना ऑप्शन का जवाब दोगे अब तो ना, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताओ भाई क्या पढ़ाया था मैंने? सर रिलायबिलिटी। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है सर ये? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मस्ट बी वेरीफाइड थ्रू अ सोर्स डॉक्यूमेंट। जो कुछ आप लिख रहे हो उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास बिल होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिलायबिलिटी। दूसरा बताओ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी प्रेजेंटेड। इन्वेस्टर आया है उसको वही बताओ जो उसके काम का है, चाय पान का खर्च मत बताओ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत प्रेजेंट करो। क्या पढ़ाया था सर? रेलेवेंस। सर रेलेवेंस, रेलेवेंस, सिंपल सिंपल। अच्छा तीसरा बताओ, ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विथ ऑनेस्टी। इसका मतलब है जो भी चीज लिखो ईमानदारी से लिखो, घोटाला मत करो। इसको बोलते हैं सर फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन। कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू? कितना सिंपल था, पढ़ाई हो जाएगा आसान। कब? जब आप जुड़े रहोगे हमारे इस कोर्स को। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स में इनरोल कर लो, खुद को इनरोल कर लो और इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ के पढ़ो। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले, बहुत अंडरस्टैंडिंग पे। और डीएनएस एजुकेटर ऐप पे और भी बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जैसे बीएचयू बीएससी हो गया, बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ, साइंस, बायो, सब कुछ लेकर आ गए हम लोग इस ऐप पे। और मैं आदिल सर आपके साथ कनेक्टेड हो, कनेक्टिविटी बनी हुई है। आपको किसी भी तरीके से मेरे पढ़ाने में कोई डाउट हो तो आप तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6388788130 पे। और अगर किसी भी तरीके से आपको कोर्स इनरोल करने में परेशानी आ रही हो, आप डीएनएस एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें। और इस क्वेश्चन कैसे लगे, इस क्लास कैसा लगा, आप इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।